दे सकते हैं चलें कि बच्चों स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्टली हमने जो स्टार्ट किया था वो पॉलीमर्स यूज्ड इन आवर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, तो उसका सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इन द लास्ट लेक्चर। इंट्रोडक्शन में आप समझें कि इंट्रोडक्शन में ये था कि आपने हमने ये पढ़ा है कि हम पॉलीमर्स कहते किसको हैं, पॉलीमर्स में हम यूज क्या करते हैं, यानी कि हम उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन हमने 3 बेसिस पे पढ़ी। एक बेसिस ये थी कि उनको मोनोमर्स की बेस के ऊपर क्लासिफाई किया जा सकता है, दूसरा उसको अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स की बेस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, थर्डली उसको क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जहां से हमने उनको अटेन किया। तो ये 3 तरह की मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की। तो लास्ट टाइम को हम अगर कंटिन्यू करें आगे, तो आज हमने अब इस लेक्चर में जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन एक्चुअली प्रोसेस है जिसमें हम पॉलीमर बनाते हैं, यानी कि मोनोमर्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू पॉलीमर्स। तो जिस प्रोसेस से हम कन्वर्ट करते हैं इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो नॉर्मली जो प्रोसेस यूज होते हैं पॉलीमराइजेशन को प्रोसीड करने के लिए वो 3 है, 3 प्रोसेस। उनमें से एक जिसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। स्टेप ग्रोथ मींस अ स्टेप वाइज एडिशन ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर। स्टेप वाइज से मुराद ये होता है कि कोई एक रिएक्शन, स्टेप इंडिकेट्स अ रिएक्शन, तो देयर विल बी अ रिएक्शन स्टेप इंक्लूडेड ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। तो एक रिएक्शन होगा वो आगे चलेगा, तो ये स्टेप ग्रोथ होगी। दूसरा है, इसको हम जो रिएक्शन होते हैं इन रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं, तो इसलिए इस पॉलीमराइजेशन का दूसरा नेम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी है। सेकेंडली दूसरा मेथड जो कि पॉलीमराइजेशन का होता है उसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, यानी कि चेन में मोनोमर चेन्स में ऐड होते जा रहे हैं, कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कोई बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, कोई एडहीजन इन्वॉल्व है, किसी तरह की और अटैचमेंट इन्वॉल्व है। इंस्टेड ऑफ अ रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सिंपल फॉर्म ऑफ एडहीजन होगी, उसके ऊपर अटैचमेंट होगी, ऐसी है। तो ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ऐसे किसी भी चीज को दूसरे के साथ रख देना ये एडिशन कहलाता है, तो इसको हम एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो तीसरा एक इंसर्शन पॉलीमराइजेशन होता है। इंसर्शन पॉलीमराइजेशन में आपने ग्रोइंग चेन में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए रिएक्शन नहीं चाहिए होता है, इंसर्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई रिएक्शन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है उसके दरमियान हो रहा होता है, प्रेजेंट होता है, उसको आपको इंक्रीज करने की जरूरत पड़ जाती है। वो जैसे प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन बनने में एक मोनोमर ऊपर जाके लगता है, तो उसके लिए उसको एक वो ट्रांसफर आरएनए चाहिए होता है जो कि उसको ट्रांसफर करता है ऑन द ग्रोइंग चेन ऑफ द पॉलीमर। तो इसी तरह से इंसर्शन पॉलीमराइजेशन में भी एक चेन है, तो उसके ऊपर एक मोनोमर को और लगाना है चेन के ऊपर, तो हमें कोई एक साथ में रिक्वायर्ड होता है कोई कैटालिस्ट जो कि उसको वहां से आगे लगाता है। इस तरह के मेथड को इंसर्शन कहते हैं। तो इंसर्शन पॉलीमराइजेशन होगी जब फिर कैटालिस्ट के साथ हम उसको ग्रो करेंगे। तो ये इस तरह से 3 मेथड हैं पॉलीमराइजेशन के, इनको हम पढ़ते हैं वन बाय वन कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इनकी, और क्यों किन को हम यूज करते हैं और किन को हम यूज नहीं करते। तो तीनों मेथड में सबसे पहले जो मेथड है वो कहलाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इस तरह से मोनोमर से एक स्टेप ऐड होगा तो वो डाइमर बन जाएगा या ट्राइमर या टेट्रामर, जो भी आपका उसमें पॉलीमर बन रहा है, 2 का 3 का या 4 का जैसे बन रहा है, तो वो बन जाएगा। फिर उसके बाद और अगला स्टेप, फिर और रिएक्शन होगा, रिएक्शन में फिर ओलिगोमर बन जाएगा, ओलिगोमर से फिर रिएक्शन होगा तो वो पॉलीमर बन जाएगा। तो ये जो मैंने ब्लैक से एरोज आपको दिखाए हैं, ये ब्लैक स्टेप वाइज स्टेप को इंडिकेट करते हैं। देयर इज अ रिएक्शन, इसके ऊपर कोई कंडीशन होगी, किसी कंडीशन की बेस के ऊपर ये मोनोमर्स मिलके डाइमर या ट्राइमर या टेट्रामर बने हैं, और फिर किसी कंडीशन की बेस के ऊपर वो टेट्रामर या डाइमर या ट्राइमर आपस में मिलके ओलिगोमर बने हैं, और फिर उन किसी कंडीशन के ऊपर ओलिगोमर से वो पॉलीमर बने। और ये कंडीशन जो है वो रिएक्शन की कंडीशन है, यानी कि कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो रिएक्शन प्रोसीड, मैं रिएक्शन की आपको एग्जांपल दे देता हूं नीचे, तो रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगा वो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, तो ये जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, इसमें
फिर क्योंकि मोनोमर से स्टेप वाइज ऐड होते होते मोनोमर तक पॉलीमर तक पहुंच जाता है। तो दो टर्म यूज हुई हैं, एक ओलिगोमर और एक फिर पॉलीमर, या एक डाइमर और फिर ओलिगोमर और पॉलीमर। डाइमर या ट्राइमर टेट्रामर हम कहते हैं जब तक ये डाइमर की क्लास रहती है, ट्राइमर की टेट्रामर की क्लास रहती है, जब तक 5 तक पॉलीमर मोनोमर आपस में अटैच होकर पॉलीमर नहीं बनाते। तो अगर 2 से 5 तक के मोनोमर अटैच हों तो वो आपकी क्लास डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर बनती जाएगी, पेंटामर तक होगी। अगर फिर छठा मोनोमर, 6 मोनोमर मिलके आपस में पॉलीमर बनाए तो वो फिर क्लास बढ़ जाती है। जैसे हम डिजिट्स में कहते हैं कि 2 से लेके 9 तक का डिजिट जो है वो फ्यू कहलाता है, फ्यू होते हैं ये। उसके बाद 10 से आगे काउंटिंग शुरू होती है, 10 से वो मैनी होना शुरू हो जाती है। तो ये जो एक टर्म है दरमियान में ओलिगो से पहले, ओलिगो जो है वो टर्म है बिटवीन अ फ्यू एंड मैनी। मैनी से फिर पॉलीमर की बात है, हायर मैनी या वेरी मच मैनी, वो इस तरह की बात में आ जाती है। तो डाइमर ट्राइमर की 5 तक क्लास होती है, पेंटामर तक। पेंटा से अगर जब 6 पे जाते हैं तो 6 से वो ओलिगोमर शुरू हो जाता है। 6 से 20 तक मोनोमर अगर लग जाते हैं तो ये ओलिगोमर रहता है, यानी कि इंटरमीडिएट पॉलीमर है। ये एक बड़ा पॉलीमर नहीं है या ये छोटा पॉलीमर नहीं है, स्मॉलर पॉलीमर डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर है। फिर जब हम चले जाते हैं 6 से 20 तक की रेंज में, अगर मोनोमर्स 20 मोनोमर्स अटैच हुए हैं टू फॉर्म अ पॉलीमर, 18 मोनोमर्स अटैच हुए टू फॉर्म पॉलीमर, तो इसको हम ओलिगोपॉलीमर कहते हैं, ओलिगोमर कहते हैं। फिर अगर मोर देन 20 मोनोमर्स अटैच हुए हैं टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ अ पॉलीमर, तो उसको फिर हम प्रॉपर पॉलीमर कहते हैं। तो ये प्रॉपर पॉलीमर होगा। तो 2 से 5 विंडो है, 6 से 20 विंडो है, एंड फिर 21 से सो ऑन विंडो है। इनको हम, इसमें मैंने आपको लिख के दिया है कि वो एक डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर बन सकता है, या फिर वो ओलिगोमर बन सकता है, या फिर वो पॉलीमर बन सकता है। तो ये रिएक्शन वाइज एडिशन है, इसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अच्छा, कंडेंसेशन क्यों कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शंस आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोई एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं बाय प्रोडक्ट के तौर पे, उनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो ये रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। या फिर जनरली कंडेंसेशन रिएक्शन वाटर से एसोसिएटेड नहीं भी है। कंडेंसेशन रिएक्शन को हम कहते हैं कि जब दो मोनोमर आपस में अटैच करें, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें, तो जो प्रोडक्ट बने उसके साथ कोई और प्रोडक्ट भी बने, यानी कि एक प्रोडक्ट ना बने, दो प्रोडक्ट्स बने, जिनमें से एक बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट की हो एज कंपेयर टू द मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट हाई मॉलिक्यूलर वेट की हो और जो दूसरी प्रोडक्ट बनी है वो लो मॉलिक्यूलर वेट की हो। तो इसको भी हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी फिर वो है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर आपस में मिले, 2 मिले तो डाइमर बनेगा, अगर 3 मिले तो ट्राइमर बनेगा, इस तरह से। अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉलीमर जो है, मोनोमर जो है वो आपस में मिले और एक लो मॉलिक्यूलर वेट की प्रोडक्ट जैसे वाटर है वो एलिमिनेट हो, तो उसको कहते हैं हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। या फिर इसको भी इसी तरह, क्योंकि ये रिएक्शन है तो रिएक्शन में ऐसे रिएक्शन ही होते हैं, तो उसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड, डाई एसिटिक एनहाइड्राइड बना हुआ है, तो वो आप देखें तो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है और एक नया बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन से ये बॉन्ड बना है एसिटाइल ग्रुप के साथ, CH3CO के साथ, ये ओ के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया, तो दो ग्रुप इसके साथ लग गए हैं और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया है, तो ये एक डाइमर बन गया है। दो मोनोमर से एक डाइमर बन गया है और एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। लेकिन स्टेप ग्रोथ डजंट मीन्स कि मोनोमर से डाइमर बन जाएगा। ये डाइमर अगर रिएक्ट करने की एबिलिटी रखता है टू फॉर्म अ टेट्रामर, और फिर ये टेट्रामर रिएक्ट करने की एबिलिटी रखता है टू फॉर्म अ ओलिगोमर, और फिर ओलिगोमर रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है टू फॉर्म अ पॉलीमर, तो फिर ये कहलाएगी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। नॉट ऑन अ सिंगल रिएक्शन पे ये नहीं है। तो इसका मतलब है जो कंडीशन है पॉलीमराइजेशन की, उसमें मल्टी फंक्शनल ग्रुप रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप था ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, वो एक ही था, तो वो उसने रिएक्ट किया, वो एक ही रिएक्शन काज कर सकता था, तो वो एक ही प्रोडक्ट बनी। लेकिन अगर ये दोनों दो, कम से कम एटलीस्ट दो फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि बाय फंक्शनल ग्रुप हो,
तो फिर ये दो रिएक्शन काज कर सकता है, एक पहले इधर से फिर दूसरा दूसरे फंक्शनल ग्रुप से। तो नॉर्मली जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो होते हैं जब फंक्शनल ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल होते हैं या कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो वो पॉलीमर जो कि हमने इससे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनाए हुए हैं, उनमें जो पॉलीमर उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो नॉर्मली हाइड्रोक्सिल या कार्बोक्सिलिक होता है। जैसे अमाइड्स के हैं तो पॉलीअमाइड्स हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो स्टेप ग्रोथ से बनता है, इसी कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है। उसमें मल्टीपल अमाइड ग्रुप्स ने आपस में रिएक्ट किया है। तो इस तरह एस्टर्स में एस्टर ग्रुप था, तो एस्टर्स दो ग्रुप होंगे तो वो फिर पॉलीएस्टर बनेगा। इस तरह कार्बोनेट भी दो कार्बोनिक एसिड के ग्रुप होंगे तो फिर पॉलीकार्बोनेट्स। तो ये क्लास है पूरी एक पॉलीमर्स की, जो पॉलीएस्टर्स हैं, पॉलीमाइड्स हैं या पॉलीकार्बोनेट्स हैं। ये हमने डेवलप किए हुए हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, या जिसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस्ड होती है तो हमने ये भी फाइंड करना होता है कि कितना पॉलीमर बना है। ये सबसे ज्यादा टेक्निकल टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है जिसमें कोई हार्श कंडीशन यूज होती है पॉलीमराइजेशन की। तो इसलिए हमने ये फाइंड करना होता है कि कितना मोनोमर जो है वो एक्चुअली रिएक्ट करके पॉलीमर बन गया है और कितना मोनोमर डिग्रेड कर गया और कितना मोनोमर रिएक्ट नहीं किया, तो रिएक्शन कंडीशन में नहीं आया। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये चेक करते हैं कि वेदर जो हमारा पॉलीमर बना है वो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का है या नहीं है। वो पॉलीमर में रिक्वायर्ड जो वो उस पॉलीमर में वो रिक्वायर्ड जितने मोनोमर हमें रिक्वायर्ड थे वो वाले पॉलीमर जो हैं वो आगे हैं या नहीं आगे। तो फिर हम उसको कहेंगे वो अच्छा पॉलीमर बन गया है। अगर वो नहीं आए तो उसको कहेंगे हम ये बैड पॉलीमर बना है। तो नॉर्मली तो पॉलीमर हम सिलेक्ट करते हैं, मोनोमर्स हम सिलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्शन एबिलिटी टू फॉर्म अ पॉलीमर। तो बैड पॉलीमर में तो ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि कोई प्रोसेस में हम कहेंगे बैड पॉलीमर बना है तो बैड नहीं। वो पॉलीमर बहुत अच्छा बन सकता है। इट कुड बी ग्रेडेड एज एक्सीलेंट और कुड बी ग्रेडेड एज बेस्ट और कुड बी ग्रेडेड एज गुड, या फिर वेरी वर्स्ट सिनेरियो में उसको हम बैड भी कह सकते हैं कि वो बैड पॉलीमर भी बने। लेकिन बैड के चांसेस कम है। तो इनमें से एक्सीलेंट, बेस्ट या गुड की कैटेगरी में से पॉलीमर बन जाता है। तो ये हम जो चेक करते हैं जिस प्रोसेस से कि हमारा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है वो कितना एफिशिएंट है, इसको हम कहते हैं एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो नॉर्मली एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है इसको हम XN से डोनेट करते हैं। तो XN से, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है XN, तो XN से हम डोनेट करते हैं, वो हमारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं बाय टेकिंग अ रेशो। हम रेशो ले लेते हैं मोनोमर्स की जो कि बिफोर हमने ऐड किए थे जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था। उस वक्त जितने मोनोमर्स हमने ऐड किए थे, ये नंबर ऑफ मोनोमर्स है या मोनोमर्स की क्वांटिटी है या मोनोमर्स की कंसंट्रेशन है। तो मोनोमर की कंसंट्रेशन जो कि प्रेजेंट है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन या बिफोर द रिएक्शन वी हैव स्टार्टेड, एंड देन फिर हमने ली है जो कि मोनोमर नहीं रिएक्ट किए होंगे, जो मोनोमर की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो जो फिर इनको अगर हम रेशो में ले लें, जो नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट है एट द स्टार्ट एंड जो नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो इसको हम कहेंगे वो एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो XN जो है वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स या मोनोमर्स प्रेजेंट बिफोर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स या मोनोमर्स प्रेजेंट आफ्टर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ये वो जो जितना ने पार्टिसिपेट किया वो है, और जो हम डिनोमिनेशन में ले रहे हैं वो हैं जो वो फिर रिएक्ट नहीं कर सके, जिन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो ये इनकी अगर हम इसकी रेशो ले लें तो ये एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन XN होगा। इसको हम इस इक्वेशन से डोनेट करते हैं जिसको मैंने इक्वेशन 1 लिखा हुआ है N0/N। XN जो है वो एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, और N0 और N जो है वो हमारा N0 जो है वो नंबर ऑफ
मोनोमर प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन है, और n जो है वो नंबर ऑफ मोनोमर्स विच आर लेफ्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो टोटल नंबर ऑफ जो मोनोमर्स हैं वो पहले कितने प्रेजेंट थे और कितने मोनोमर्स बाद में प्रेजेंट थे, ये चेक किए जा सकते हैं काफी मेथड से। दो कॉमनली मोस्टली यूज्ड जो मेथड हैं वो दो होते हैं, एक जो हम यूज करते हैं और एक जो केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। वो दोनों मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं। केमिस्ट्री में जो यूज किया जाता है वो एक्चुअली टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट, जैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एनएमआर होती है, या मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, या प्रिलिमिनरी कह लें कि एक यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है। तो केमिस्ट्री जो है वो नॉर्मली इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में हम फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर बेस्ड एनालिसिस करते हैं। नॉर्मली एनएमआर फंक्शनल ग्रुप देता है, इंफ्रारेड फंक्शनल ग्रुप देता है, इसी तरह से मैथ्स जो है वो उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के देता है। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको फंक्शनल ग्रुप के बेस के ऊपर देते हैं। तो केमिस्ट्री में नॉर्मली केमिकली अगर आपने किसी मॉलिक्यूल को देखना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है या कितना प्रेजेंट है, तो आप उसका केमिकल एनालिसिस करके कर सकते हैं। मींस आप फंक्शनल ग्रुप चेक कर सकते हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने देखा है, आपने एक मोनोमर डाला है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, तो उसमें 3 और 5 पोजीशन अवेलेबल थी रिएक्ट करने के लिए, तो 2 फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते थे उसमें। तो अगर आपने देखना है एक मोनोमर पे 2 फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको 2 पे डिवाइड करके आप देख लेंगे कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर या मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी, इनसे आप देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर देख लें तो आप डिवाइड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो कि प्रेजेंट है पहले, जब ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा उस वक्त फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट कर देगा। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप सिर्फ प्रेजेंट होगा उन मोनोमर्स में जो मोनोमर्स रिएक्ट नहीं किए हुए होंगे। तो वो मोनोमर्स का फंक्शनल ग्रुप आप बाद में चेक कर लेंगे कितने फंक्शनल ग्रुप आप बाद में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इनकी रेशियो लेंगे n0/n, तो आप फाइंड कर सकते हैं xn जो कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। अच्छा, ये एक मेथड है जो कि केमिस्ट्री में यूज होता है, तो हमारे लिए जरा डिफिकल्ट हो जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जरा डिफिकल्ट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, हमने नॉर्मली जब भी किसी चीज को कोरिलेट करना होता है, किसी चीज को देखना होता है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो कंसंट्रेशन से हम देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है, कोई मोनोमर कितना प्रेजेंट है, कोई पॉलीमर कितना प्रेजेंट है, ये हम उसका सोल्यूशन बना के उसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं। तो कंसंट्रेशन से देखते हैं। तो सेकंड मेथड जो नॉर्मली यूज होता है मोनोमर्स को फाइंड करने का, ये नंबर ऑफ मोनोमर्स कैलकुलेट करने का, वो कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर्स है। तो कंसंट्रेशन हम चेक कर लें, तो कंसंट्रेशन चेक करने का तो आसान सा तरीका है, हम यूवी या एचपीएलसी कोई मेथड यूज करेंगे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एचपीएलसी, तो हम उससे देख लेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर कितनी है। फिर जब रिएक्शन प्रोसीड कर देगा तो रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद हम देख लेंगे कि अब कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर्स कितनी है। पॉलीमर तो नहीं हम चेक कर रहे, हम मोनोमर की कंसंट्रेशन देख लेंगे। जितनी कंसंट्रेशन आफ्टर द रिएक्शन आ जाती है और जितनी कंसंट्रेशन बिफोर द रिएक्शन आ जाती है, इसको हम इक्वेशन यूज करके तो हम सॉल्व कर सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को। तो बिफोर दैट इक्वेशन हम कहते हैं कि जब भी हमने एक इक्वेशन होती है कि जिसमें हम जब रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन की बेस के ऊपर जो कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड होती है या जो कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर रिएक्ट नहीं करती, वो इक्वल होती है टोटल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं डिवाइडेड बाय का साइन लगाना भूल गया हूँ, डिवाइडेड बाय 1/1 माइनस पी जो होती है वो उसकी कहलाती है प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो डिस्क्राइब करती है किसी भी रिएक्शन के रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली नंबर ऑफ मोनोमर जितने पहले होते हैं और जितना फिर रिएक्शन हो जाता है कम होते हैं, उससे कैलकुलेट की जाती है प्रोबेबिलिटी। ये जो रिएक्शन है इसमें प्रोबेबिलिटी थी कि 50% रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, यानी कि 100 मोनोमर्स में से 50 आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, 50 वैसे ही पड़े हैं, या ये 60% प्रोसीड कर सकता है तो 60 मोनोमर्स रिएक्ट किए, 40 वैसे ही पड़े, या 90% प्रोसीड कर सकता है तो 90 जो है वो प्रोसीड कर गए और 10 वैसे ही लेफ्ट है। ये प्रोबेबिलिटी भी निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का एक क्वेश्चन होती है जिससे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी रिएक्शन की। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें तो हम किसी भी
रिएक्शन में कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं कि उसमें जो मोनोमर नहीं रिएक्ट किए वो कितने हैं। तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ, जितनी टोटल कंसंट्रेशन है उसको डिवाइड अगर कर दिया, टोटल कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअली यहाँ डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई, सॉरी, तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वैल्यू से। 1 से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगी कि सारे मोनोमर रिएक्ट कर सकते हैं। अगर सारे रिएक्ट कर जाएं तो ये सी को उसके साथ अगर हम सारे रिएक्ट कर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो सी नॉट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी रिएक्टेंट की मोनोमर की कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं आ रही, 0 आएगी। तो अगर ये 1 नहीं रिएक्ट किया, यानी 100% नहीं, 90 किया है, रिएक्ट किया है, तो 10 की वैल्यू 0.1 आ रहा है, 1 माइनस 0.1, तो 0.1 से 1 माइनस 0.9 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी नॉट से, तो इतने रिएक्शन जो है वो प्रोसीड किया है और इतना रिएक्शन कंसंट्रेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं किया। इसको हम क्वेश्चन, इसको हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में, तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 2 लिखनी थी, क्वेश्चन 2 है। अच्छा, अब जिस इसमें सी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर्स है आफ्टर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, सी नॉट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर्स है जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, पी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स जो कि रिएक्ट किए हैं वो है इस ऊपर वाली इक्वेशन में। तो अगर हमने कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो फिर हम उसको कंसंट्रेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। तो सी को हम कहें कि ये एन है, जो कि हमारी पहली इक्वेशन थी, एन नॉट ओवर एन। एन जो है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉलीमराइजेशन थे बिफोर रिएक्शन और एन थे नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट प्रेजेंट आफ्टर द रिएक्शन। तो हम सी को कहें, सी अगर एन है और सी नॉट जो है वो एन नॉट है, तो क्वेश्चन बन जाएगी, एक्स एन थी एन नॉट ओवर एन, वो बन जाएगी सी नॉट ओवर सी। तो इसको हम क्वेश्चन 3 कह देते हैं। तो अगर हम ये क्वेश्चन 3 यूज करें, सी नॉट ओवर सी, इसमें हम क्वेश्चन 2 की वैल्यू पुट कर दें। क्वेश्चन 2 जो कि ये यहाँ पे क्वेश्चन 2 है एक्चुअली, सी नॉट इंटू 1 माइनस पी, इसको अगर हम पुट कर दें इन द प्लेस ऑफ सी, ये सी नॉट है ओवर सी, ये हमारी इक्वेशन है, एक्स एन इज इक्वल टू सी नॉट ओवर सी। तो सी की जगह हमने सी नॉट इंटू 1 माइनस पी पुट कर दिया। सी नॉट से कट जाएगा तो ये 1 रह जाएगा, 1 ओवर 1 माइनस पी एक्स एन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फाइंड की जा सकती है इससे, अगर सिर्फ और सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन से हम 1 माइनस पी कैलकुलेट कर लें और 1 माइनस पी को फिर हम 1 से डिवाइड कर दें, यानी कि 1 से डिवाइड कर दें जो 1 माइनस पी की वैल्यू है, तो वो जो जवाब आएगा उसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हायर है, 90% डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, तो 0.91 माइनस 0.9 हम करेंगे तो 0.1 आंसर आया। 1 डिवाइडेड बाय 0.1 तो आंसर काफी ज्यादा आएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी बहुत लो थी, 10% प्रोबेबिलिटी आई है, तो 0.1 आया, 1 माइनस 0.1 करेंगे तो 0.9 आंसर आया। तो 1 ओवर 0.9 करेंगे तो आंसर बहुत स्मॉलर आएगा, एक्शन बहुत स्मॉलर आएगा। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एक्सीलेंट कहलाती है अगर रिएक्शन 80% से ज्यादा प्रोसीड कर जाए, और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो ये 3 क्लासिकल कहलाती है ना, बेस्ट कहलाती है अगर फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाए मोर देन 60%, और गुड कहलाती है अगर मोर देन 50% रिएक्शन प्रोसीड कर जाए तो ये गुड कहलाता है। उससे नीचे फिर रिएक्शन प्रोसीजर नहीं किया हुआ था 50% से जो कम है। तो इसको हम एक्सन की फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। एक्सन जो है वो फिर हमारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है। अच्छा, एक सिंपल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फाइंड करना हमारा कोई एम नहीं था। हमारा एम है एक्चुअली कितना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर बन गया है जब हमने एक रिएक्शन प्रोसीड किया। हमने 100 मोनोमर्स का रिएक्शन किया था, तो अब हमें पता लगना चाहिए कि कितने मोनोमर्स ने मिलके एक पॉलीमर बना दिया है। तो वो हमें उससे कंसर्न है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर कितना बना है। तो हम इसी इक्वेशन को यूज करके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर भी फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर फाइंड करने के लिए हम उसको इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर्स। जितने मोनोमर्स का मॉलिक्यूलर वेट था उससे हम मल्टीप्लाई कर दें उसी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की इक्वेशन को, जो आंसर आया है उसको, तो वो जितना हमारा एक्सीलेंट रिजल्ट आया था उतना मोनोमर का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अगर हमें पहले मॉलिक्यूलर वेट का पता था, यानी कि मुझे पता था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर्स जो मैंने ऐड किया है वो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 100 डाल्टन है, तो अब उसको मैंने, जो मेरी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आ रही है
वो तकरीबन जो 1 के राउंड अबाउट आ रही है, 1 डिवाइडेड बाय जो मैंने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में लिया था जवाब, वो मैंने मल्टीप्लाई किया तो ज़्यादा जवाब आएगा ना उसी हिसाब से। तो वो उतना मॉलिक्यूलर वेट जितना उसके साथ में मल्टी पॉइंट्स में है ना एक्चुअली, तो वो पॉइंट्स में जब आप लिखेंगे उसको तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट से जितना कम हुआ है पॉलीमर वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर कितना डेवलप हुआ है उसके लिए यूज करते हैं बाय यूजिंग द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। उसको हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन जो हमारी बन जाती है वो बन जाती है mn इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस पी। तो ये मैंने एप्लीकेशन आपको बताई है, ये सिर्फ जो आखिरी इक्वेशन मैंने लिखी है ये एप्लीकेशन है ऑफ आवर दिस प्रोसेस जो कि हम एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एक्चुअली पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को एक्सीलेंट, बेस्ट या गुड में डिस्क्राइब करने के लिए थी, लेकिन जब हम कहते हैं कि ये हमारा तो एम नहीं है, हमारा एम जो है वो है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है उससे कितना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर बना है, तो हमने उसी क्वेश्चन को यूज कर लिया टू फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर। तो ये यहाँ से हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, या इसको हम सेकंड एडिशन एक दूसरा नाम था, एक्चुअली इसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है उसमें मोनोमर्स को हम ऐड कर देते हैं इनटू अ ग्रोइंग चेन ऑफ पॉलीमर। यानी कि ऐड करने से मुराद है कि उसमें कोई एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, या वो हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का डाइपोल डाइपोल शेयर हो जाएगा। तो एक वक्त में एक शेयरिंग हो रही है, फिर दूसरे वक्त में दूसरी शेयरिंग हो रही है, तो एक के ऊपर दूसरा ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो इस तरह की पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है, या फिर ग्रोइंग चेन ग्रोथ कहलाती है। तो नॉर्मली फिर क्या इससे मतलब है कि जो नए मोनोमर्स हैं वो ऐड होते हैं सेम ग्रोइंग चेन के ऊपर, कोई नई चेन डेवलप नहीं होने लगती, यानी कि नॉर्मली लीनियर चेन ही बनना है, इसका एम होता है एक लीनियर चेन ही बनती जा रही है, क्योंकि एक ही चेन के ऊपर नया नया लगता जाता है तो वो एक ही साइड को ग्रो करता जाता है, या वो दूसरी साइड को ग्रो करता है तो वो दूसरी साइड को एक साइड को और ग्रो करने लग जाता है। तो लीनियर पॉलीमर ज्यादातर बनते हैं। तो अगर हमने नॉर्मली लीनियर पॉलीमर बनाना होता है तो एडिशन पॉलीमराइजेशन यूज की जाती है। तो क्योंकि लीनियर पॉलीमर्स को कंट्रोल करना, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करना, उनकी डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना ईजी होता है, इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज्यादातर लीनियर पॉलीमराइजेशन ही की जाती है, जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन की जाती है। और लीनियर को फिर अगर हमने ब्रांच्ड करना ही होता है तो हम क्रॉस लिंकर यूज करते हैं। तो क्रॉस लिंकर डाल के फिर हम उनको आपस में इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमें क्रॉस लिंकर का पता हो तो क्रॉस लिंकर कैसे डिग्रेड किया जा सकता है। तो सारा कंसीवेबल पैटर्न आया था, एक लीनियर चेन कंसीवेबल पैटर्न है कि ये कैसे डिग्रेड करेगी, फिर उसको क्रॉस लिंकर डाल के हमने ऐड कर दिया, अटैच कर दिया आपस में एक दूसरे के साथ, तो ये क्रॉस लिंक्ड बायोपॉलीमर बन जाएगा, या जिसको हम कोपॉलीमर कहते हैं, कोपॉलीमर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये इजी होता है टू कंसीव और इजी होता है टू वर्क विद, इसलिए फिर ये ज्यादातर एडिशन पॉलीमराइजेशन को यूज करती हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो जब हमने कोई रिएक्शन प्रोसीड करना है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन को किसी ऑक्सीजन को, हाइड्रोक्सल को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए। नंबर 1 ये एक मुश्किल काम है, ये एक कम एसोसिएशन होती है और ये वीकर होती है। थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर जिसमें फिर पॉलीमर डेवलप रहता है वो ये होता है कि कोई कोवलेंट बॉन्ड बन जाए। तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए उस वक्त बनता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं ऑन द कार्बन आइटम्स, जो कि हमने पॉलीमर के कार्बन कार्बन चेन में अगर लिया है तो उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर सकते हैं विद द सेकंड वन। तो अनसैचुरेशन का लेवल होना चाहिए चेन में, फिर ये एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होगी। तो डबल बॉन्ड यानी कि होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाएगा तो ब्रेक करके फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक डबल बॉन्ड ब्रेक किया है तो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ जाएगा, वो अगले किसी कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो उसके साथ शेयर कर लेगा। तो इस तरह से एक इधर को और एक इधर को चेन बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये लीनियर चेन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अगर हमने इसको ब्रांच करना है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए ताकि एक ही कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो वो 2 मोनोमर के साथ आगे फिर अटैच कर सके। तो वो फिर एक को एक साइड को अटैच करा तो दूसरे को दूसरी साइड को अटैच करेगा, यानी कि ये फिर ब्रांच्ड चेन बनना। ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो फिर ब्रांच्ड चेन बनना शुरू होती है, डबल बॉन्ड हो गया तो फिर एक लीनियर चेन बनना शुरू हो जाती है।
तो इथाइलिन या इथीन पॉलीमराइजेशन इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन की कंडीशन है। तो नॉर्मली हम ये बनाते हैं, हाइड्रोफोबिक ज़्यादातर ये पॉलीमर होते हैं, इनके ऊपर फिर मॉलिक्यूल्स अटैच किए जाते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। तो ऐसा प्रोसेस एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। अच्छा, इसको करने के लिए क्योंकि हमने कहा ये एक रेडिकल फॉर्मिंग पॉलीमर बनता है, रेडिकल एक बनता है जिससे पॉलीमराइजेशन होती है, तो ये वैसा ही प्रोसेस है जैसे हमारा ऑटो ऑक्सीडेशन का होता है। ऑटो ऑक्सीडेशन में 3 स्टेप होते हैं, एक इनिशिएशन होता है, दूसरा प्रोपेगेशन होता है और तीसरा टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन में हम सबसे पहले कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं जिससे वो कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करके रेडिकल बन जाए, कार्बन रेडिकल बन जाए। वो रेडिकल फिर दूसरे रेडिकल के साथ, जो दूसरे कार्बन रेडिकल बना होगा उसके साथ वो अटैच हो जाएगा और अटैच होके वो नया एक नया बॉन्ड बन जाएगा और नया मोनोमर से डायमर बनना शुरू हो जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करने के लिए हम कोई इनिशिएटर डालते हैं। इनिशिएटर यानी कि कोई फ्री रेडिकल होगा जो कि कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन को वो बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो ये फ्री रेडिकल हो सकता है या एनोनिक इनिशिएटर हो सकता है। कोई एनोनिक है सब्सटेंस, वो आया है, उसने अट्रैक्ट किया है इस बॉन्ड को और वो बॉन्ड ब्रेक कर गया है, तो इस तरह का हो सकता है। या कैटोनिक हो सकता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज के साथ या नेगेटिव चार्ज के साथ। ये लो मॉलिक्यूलर वेट अल्कीन्स या बेंजाइल परऑक्साइड जो है उनको हम यूज करते हैं एज अ इनिशिएटर के तौर पे। बेंजाइल परऑक्साइड कॉमनली यूज्ड इनिशिएटर है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। तो इनिशिएटर जो है वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फिर वो उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। प्रोपेगेशन के स्टेप में अब वो आपस में अटैच होते हैं, फ्री रेडिकल जो है वो आपस में कंबाइन होते जाते हैं, उससे वो चेन ग्रो करना शुरू होती है। तो ये प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेशन कहलाता है। जब वो फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे तो ये प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन आ जाएगा। तो रिएक्शन को रिटार्ड भी किया जा सकता है, आप खुद भी टर्मिनेट कर सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि अब रिएक्शन खत्म कर दिया जाए उस वक्त आप कोई रिटार्डर डाल देते हैं, रिटार्डर जो कि फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर देता है या उनको इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसके बाद फिर वो उसको आगे प्रोसीड नहीं होने देता, रेडिकल में कन्वर्ट नहीं होने। तो ये प्रोसेस टर्मिनेशन का कहलाता है। तो इसी तरह से ये हमारी चेन ग्रोथ प्रोसेस चलता है। थोड़ा सा ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें दोनों को हमने डिफरेंशिएट किया है। स्टेप ग्रोथ को फ्रॉम एडिशन, स्टेप ग्रोथ में फंक्शनल ग्रुप चाहिए थे, एडिशन में लेवल ऑफ अनसैचुरेशन चाहिए। स्टेप ग्रोथ में मॉलिक्यूल निकलता है, कोई लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल निकलता है, इसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं निकलता, मॉलिक्यूल सिर्फ ऐड होते हैं। ये रिएक्शन जो है वो कंडीशन रिएक्शन कंडीशन है, तो रिएक्शन को स्टार्ट होना होता है, इसमें एक इनिशिएटर को आना होता है, तो इनिशिएटर से रिएक्शन एक स्टार्ट होता है। फिर इसमें ये स्टेप बाय स्टेप एडिशन होती है, यानी कि एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा। तो ये स्टेप ग्रोथ है, यानी कि एक रिएक्शन होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा फिर चौथा होगा, रिएक्शन होगा तो फिर ये स्टेप बाय स्टेप एडिशन है। ये स्पॉन्टेनियस है कि बहुत से रेडिकल बन जाएंगे, जब बहुत से रेडिकल बन जाएंगे तो बहुत से रेडिकल आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, रेडिकल का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो बाय फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो फिर डिफरेंट मोनोमर्स, बाय फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो फिर पॉलीमर बनता है। यहाँ पे मोनोमर जो है उनमें फंक्शनल ग्रुप तो रिक्वायर्ड नहीं होते, तो प्राइमरी मोनोमर डबल बॉन्ड के हैं तो वो डबल बॉन्ड के, या ट्रिपल बॉन्ड के हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड के ही रिएक्ट करेंगे। कंडीशन एक्स्ट्रा ये चाहिए होती है कि हमें ये रेडिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए इतना ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है, यानी कि 1000 to 3000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है और 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो इतनी हार्श कंडीशन में जब ये फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है तो उसमें डिग्रेडेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लास्ट जो है उसको इंसर्शन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये नॉर्मली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज नहीं होती, केमिकल या पेंट इंडस्ट्री की है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते। एक कैटालिस्ट यूज होता है जो कि एंजाइम्स हैं, जो कि इस पॉलीमराइजेशन को प्रोसीड करता है। तो वैसे ही है जैसे मैंने आपको शुरू से बताई थी। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंशाल्लाह फिर कल नए लेक्चर के साथ, अल्लाह हाफिज।